चलिए, हम लोग कल तक बात कर लिए थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मैक्सिम्स क्या होते हैं। टीचिंग में टीचिंग इज ए आर्ट, टीचिंग इज ए साइंस, ये हमने प्रूव करके देखा था। तो हमने पाया था कि टीचिंग जो है ये कला भी है और विज्ञान। हमने उसके कुछ बताए थे क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए साइंस होने के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है आपका आर्ट्स होने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कि आखिर कि टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्या व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचिंग्स। ठीक है, उसके पहले आप सभी इस समय अपडेट होंगे ही। भारत पाकिस्तान के बीच थोड़ा मामला गर्म चल रहा है, मामला तनाव की स्थिति है। इसमें आप अपने आप को ये ध्यान रखना है, भ्रामक खबरों से बचना है और भ्रामक जानकारियों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम में इधर से उधर ट्रांसफ़र करने से बचें। जो सत्य है उसी को माने। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ज़्यादा कोशिश ये करें ही नहीं कि इधर से उधर कोई बात को ट्रांसफ़र की जाए। ठीक है, जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी, गवर्नमेंट की होगी, उसका पालन करें और उसी पे रहें। फिलहाल स्थिति यही है कि युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और युद्ध चालू भी हो गया, क्योंकि कल का मुकाबला अगर देखें आईपीएल का धर्मशाला में हो रहा था, और वहाँ पर फिर बीच मैच में ही रुकावट आ गई और मैच को रोकना पड़ा। रुकावट इसलिए आ गई क्योंकि वहाँ ब्लैक आउट करना था। ब्लैक आउट करने का मतलब ये होता है कि ब्लैक जो पूरी जगह होती है ना, जो लाइट्स होती है, उनको ऑफ कर देना पड़ता है। उससे ये होता है, कोई भी अगर लड़ाकू विमान या फिर फाइटर जेट वगैरह ऊपर से जा रहे होते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता है वो एरिया। क्या होता है, आप आसमान में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जब उड़ते हुए रहेंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, केवल कि कहाँ लाइट से दिख रही हैं, और वो भी रात के समय। ठीक है, तो ब्लैकआउट करने का ये उद्देश्य होता है कि लाइट्स दिखे नहीं और कोई अटैक हमारे ऊपर ना हो पाए। तो इसे लेकर धर्मशाला, जो पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला हो रहा था, उसको बीच में रोकना पड़ा। फिलहाल ये स्थिति है, पैनिक नहीं होना है। हमारी इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है, इंडियन डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, जितने भी फोर्सेस हैं, हमारे पुलिस की टीम, हमारी सब कुछ बहुत मजबूत है। हमारा सिस्टम बहुत मजबूत है, हम खुद बहुत मजबूत है। आप अपने आप को फील करिए, हम सब मजबूत हैं। ये अपडेट है। उसके बाद अब हम लोग अपने काम पे आते हैं। जिसका जो काम है वो आप अपना काम करते रहिए, नज़र बनाए रहिए थोड़ा गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे। फिलहाल हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में बताया कहाँ तक आर्ट्स पढ़ लिए थे, साइंस पढ़ लिए थे। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ टीचिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। लर्निंग और इंस्ट्रक्शन और आपका टीचिंग में अंतर पढ़ लिए थे। मैं एक दो चार सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, आप उसका जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और आपके टीचिंग में महत्वपूर्ण भूमिका टीचर की किस में होती है? टीचिंग में, लर्निंग में, इंस्ट्रक्शन या फिर निर्देशन में? तो आप कहेंगे सर उसमें टीचर की भूमिका उसमें टीचिंग में होती है। और आप ये बताइए कि जो टीचिंग प्रोसेस है, जिसे हम पढ़ा रहे हैं, ये आर्ट है या फिर साइंस है? तो आप कहेंगे सर दोनों है। क्यों है? तो हमने प्रूव करके देखा। मैक्सिमम आप टीचिंग के दो चार में पूछ लेता हूँ कि आप ये बताइए कि अगर पूर्ण से अर्थ की ओर, कंप्लीट अंश की ओर, मतलब कंप्लीट टू पार्शियल की ओर जाए, तो उसका एग्जांपल हमने क्या दिया था? ट्री को दिया था, पेड़ को दिया था। ठीक है, इंद्रियों का प्रशिक्षण में क्या आता है? तो इंद्रियों के प्रशिक्षण में आपका आता है कि आपके इंद्रिय को प्रशिक्षित करना। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि इसमें और क्या था, और कौन कौन से मैक्सिम्स है। मैक्सिम मीन्स मेथड कहा जाए, मेथड यानी किस तरह से पढ़ाया जाता है। वातावरण से शिक्षा ली जाते हैं, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होते हैं इसमें। और आप बताइए, कंप्लीट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर, सरल से जटिल की ओर जाया जाता है। तो ये सब बातें हम लोगों ने कर लिया था। मूर्त से अमूर्त, अमूर्त की ओर जाना, ये टीचिंग का एक क्या है, आपका मैक्सिम्स है। मैक्सिम में शिक्षण के सूत्र। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो टीचिंग के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत क्या है, इनकी हम लोग बात करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को अगर डिवाइड किया जाए, मतलब क्या क्या सिद्धांत हैं पढ़ाने के और बच्चों को सीखने के लिए,
तो टीचिंग के प्रिंसिपल में ये चीज़ें आती हैं। तो टीचिंग प्रिंसिपल मोस्टली अगर हम इसको देखेंगे दो भागों में डिवाइड है। एक जनरल प्रिंसिपल की अगर बात करें, जनरल प्रिंसिपल यानी सामान्य आपके सिद्धांत क्या हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो दो तरह से इसका डिवाइडेशन किया गया है सिद्धांतों का, सामान्य सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब जनरल प्रिंसिपल में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में किस तरह से काम होता है। तो जनरल प्रिंसिपल आप देखेंगे कि जनरली मतलब जो सामान्य हम लोग क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, वो जनरल प्रिंसिपल। मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल में आपका मन को पढ़ने की बात की जाएगी, मन से समझने की बात की जाएगी। तो शुरू करें, जनरल प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। जनरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। मैं एक एक करके इनको डिस्क्राइब करता जाऊंगा और बताता चलूंगा। सबसे पहला प्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि टीचर अगर है वो बच्चों को सिखाता है तो सबसे पहला सिद्धांत ये है टीचिंग के लिए कि आपके अंदर प्रेरणा होना चाहिए, तभी आप बच्चों को प्रेरणा या फिर मोटिवेशन दे पाएंगे। ठीक है, तो नंबर वन प्रेरणा। सिद्धांत मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि समय वेस्ट होगा। ठीक है ना, प्रेरणा का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। दूसरा प्रिंसिपल्स इसमें क्या हो सकता है, गतिविधि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी। गतिविधि का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत में ये होता है, ये जो टीचर होता है वो बच्चों की गतिविधि, उनकी एक्टिविटी को नोटिस करता है और वहाँ से वो उस हिसाब से वो टीचिंग करता है कि ये बच्चा इस तरह की गतिविधि करता है तो हमको इसके लिए ये मेथड रहेगा। गतिविधि किस तरह की हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकती है और मेंटल एक्टिविटी दोनों हो सकती है, फिजिकल प्लस मेंटल, इसमें एक्टिविटी दोनों तरह की होती हैं और उसी हिसाब से टीचिंग की जाती है। तीसरा अगर प्रिंसिपल्स की बात करें, प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। रुचि, बिना रुचि या फिर इंटरेस्ट के कोई भी काम हो नहीं सकता है। जब तक बच्चों के हम इंटरेस्ट को नहीं जानेंगे तब तक हम पढ़ा नहीं पाएंगे, और हम फिर पढ़ा भी लेंगे तो उतने प्रभावी शिक्षक नहीं कहलाएंगे। तो रुचि या फिर इंटरेस्ट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रुचि का सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद क्या है, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप पढ़ाई करवा रहे हैं, पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, लेकिन आप जीवन के साथ अगर नहीं जोड़ेंगे तो आपका कोई अर्थ रह नहीं जाएगा। तो जीवन के साथ जोड़ने का, कनेक्टिविटी विथ लाइफ, जीवन के साथ जोड़ना, जोड़ने का सिद्धांत। पांचवें नंबर की अगर बात करें, जीवन के साथ जोड़ने के, समझ रहे हैं ना, आप मान लीजिए मैथ का फार्मूला पढ़ा रहे हैं, मैथ के किसी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, साइंस के किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, उसको आप लाइफ के साथ जोड़ना सिखाइए। मैंने पहले भी बताया है कि आइसक्रीम का एग्जाम्पल देते देते आप कोन का सारा प्रॉपर्टी बता सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जितना उसको आइसक्रीम में कोन में मटेरियल भरा होता है, क्रीम भरी होती है, वो उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम है। फिर धीरे से आप उसको बता दीजिए कि हाँ इसका फार्मूला होता है। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स हैं किसके, टीचिंग के। और क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सिद्धांत हो ही सकता है। चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। इंग्लिश मीडियम
प्राप्ति, ठीक है ना। अब ये समझ रहे हैं, मोटिवेशन का सिद्धांत, एक्टिविटी का सिद्धांत, इंटरेस्ट का सब सिद्धांत, जीवन के साथ जोड़ना, एड विथ लाइफ, चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिविटी, और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति। निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी आपको टीचिंग के प्रिंसिपल की बात की जाती है, क्योंकि हर जगह आप जनरल चीज़ें नहीं बता सकते। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी बच्चा मान लो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा प्रोफेसर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके क्या है, वो निश्चित उद्देश्य है, ठीक है। तो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। चयन का सिद्धांत इसलिए जरूरी है, जब निश्चित उद्देश्य आपके जीवन में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, सेलेक्टिव होंगे। सेलेक्टिव इन द सेंस कि आप मान लीजिए 12th क्लास में है, तो हर बच्चा कॉमर्स नहीं लेता, हर बच्चा आर्ट्स नहीं लेता है, वो सेलेक्ट करता है सब्जेक्ट, क्योंकि उसको स्पेसिफिक जगह जाना है, तो चयन का सिद्धांत आता है उसमें। और क्या क्या टीचिंग के सेलेक्टिविटी हो सकती है, उसी तरह आपको पढ़ाना पड़ता है। अब इस ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है ना, शिक्षण है। तो जब मैं शिक्षण बोलूँगा तो शिक्षण केवल केवल ये नहीं है कि टीचर के लिए हम बोल रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही टीचिंग की डिफिनेशन बताया था कि टीचिंग इज ए मतलब द्विमार्गी प्रोसेस है, ठीक है ना। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें टीचर और आपका छात्र दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के हमने बता दिया। फिर आपका आता है योजना का सिद्धांत, प्लानिंग के सिद्धांत। प्लानिंग के सिद्धांत में ये होता है कि एक टाइम बाउंड पर आपको प्लान करना होता है कि हमको ये पढ़ाना है, बच्चे से ये, बच्चों को ये सिखाना है। तो ये क्या है, योजना का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत। फिर इसी में आते हैं 8वें नंबर के, 9वें नंबर का, ये हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, टीचिंग, सामान्य प्रिंसिपल। ये आप सभी को पता है, इस तरह आप देखते होंगे। विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत। विभाजन के सिद्धांत में क्या होता है कि बड़ी बड़ी, जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं कि बड़ा का पूरा सिलेबस है, उस बड़े सिलेबस को आपको क्या करना पड़ता है कि आपको छोटे छोटे यूनिट पे डिवाइड करना पड़ता है। छोटे छोटे यूनिट पे डिवाइड करिए और फिर पढ़ाइए। तो ये विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। विभाजन के सिद्धांत पर संशोधन का सिद्धांत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। संशोधन का सिद्धांत। अब संशोधन के सिद्धांत में ये होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे ही समय बढ़ता जाता है आप अपने आप को अपडेट करते हैं। मान लीजिए पुरानी किताबें हैं, पुराना ज्ञान है, उसमें क्या अपडेशन हुआ, जैसे करंट अफेयर्स को ऐड करना, तो संशोधन करना, संशोधित करना। पुराने ज्ञान के सहारे आप मत चलिए, आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करने पड़ेगा चीज़ों को। तो ये हो गया संशोधन का सिद्धांत। संशोधन के सिद्धांत के बाद सृजन, सृजनात्मकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मकता में ये होता है कि बच्चों में आप क्रिएटिविटी भरें, रटी रटाई चीज़ों को मत करें। आप मान लीजिए यहाँ पर बच्चों को मैथ के फार्मूले पढ़ा रहे हैं कि a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको अगर ये मालूम है तो आप ये करिए कि उसको, जैसे जब आप a-b का होल स्क्वायर दें तो अपने आप कर जाए। उसके अंदर क्रिएटिविटी इतना हो कि सर माइनस का ही तो खेल है, माइनस बस यहाँ पर बदल देना है, बाकी सारी चीज़ें एक ही होती हैं। उसके अंदर फिर से एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो a+b का होल क्यूब जानने की कोशिश करे और इसी से निकालने की कोशिश करे, मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सृजनात्मकता होती है उसके अंदर, नया मतलब कुछ करने का। सृजनात्मकता बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है लास्ट में लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। एक आप इस करिए कि सब कुछ सीख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतंत्र की डिफिनीशन आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। मतलब उस चीज़ को, उस ज्ञान को आप क्या करिए, लोगों के साथ व्यवहार से जोड़िए। वो जो आपने ज्ञान अर्जित किया है वो लोकतांत्रिक तरीके का ज्ञान होना चाहिए। उसका इस्तेमाल आप लीगल चीज़ों पे करें, देश के डेवलपमेंट के लिए करें और अपने डेवलपमेंट के लिए करें। उसका इस्तेमाल गलत जगह पर ना करें।
सिंपल सा ये बात है। तो इतने कुछ क्या है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। एक बार सब आप देख लीजिए, मोटिवेशन का सिद्धांत पता है, गतिविधि का सिद्धांत फिजिकल और मेंटल ये दोनों हो सकता है, बच्चों के गतिविधि के हिसाब से चलना होता है, रुचि मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं कई इसमें पेरेंट्स को भी वो करना चाहता हूँ कि बच्चों को हमेशा अपने उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने दें। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में आगे जाएं, जीवन के 100 रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता केवल पढ़ाई का है, तो उसमें ज़्यादा आप फोकस ना करें। ज़रूरी नहीं कि वो उसी फील्ड में जाए। अब आप पहचानेंगे कैसे कि उसका इंटरेस्ट किस में है? बस आपको वेट एंड वॉच करना है, अपने बच्चों की एक्टिविटी को देखिए, बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनका किस क्षेत्र में रुझान है, इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, ये रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, चयन, निश्चित योजना का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, ये सब जनरल वो हैं, क्या है आपके जनरल टीचिंग वो हैं। अब दूसरा हमने बात किया था मनोवैज्ञानिक या फिर साइकोलॉजिकल सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं टीचिंग के, उसकी हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में ये होता है कि आपको साइकोलॉजी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साइकोलॉजी मतलब हमने पहले ही चर्चा किया था कि मन की स्थिति को समझना और उसको जानना, ये साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। तो साइकोलॉजिकल सिद्धांत में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने जनरल प्रिंसिपल में देखा कि प्रेरणा का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है और आपके निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है। तो ये सब सारे सिद्धांत साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे पहला सिद्धांत हम लोग देखें कि प्रेरणा और रुचि, इसमें साइकोलॉजिकल में ये भी आएगा, प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, यानी मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। ये यहाँ पर भी आएगा, मोटिवेशन और इंटरेस्ट। आप ये समझिए, आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या करिए, आप हर छात्र का अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, तो उसको उस हिसाब से मोटिवेट करिए, ठीक है ना। जब तक मोटिवेट आप नहीं करेंगे तो वो नहीं मतलब समझ पाएगा चीज़ों को, ठीक है। तो मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट उस हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है बच्चों का। दूसरा सिद्धांत क्या है, आप उसी हिसाब से उसे मोटिवेट या प्रेरित करिए जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप मोटिवेशन दीजिए। ओके, प्रेरणा और रुचि के सिद्धांत के बाद फिर हम लोग आते हैं कि और क्या क्या मनोवैज्ञानिक हो सकता है। मनोरंजन का सिद्धांत सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है पढ़ाई में, चाहे आप वो टीचिंग कर रहे हो चाहे आप लर्निंग कर रहे हो। तो मनोरंजन का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखते होंगे बहुत से मास्टर इतने नीरस होते हैं, जैसे मैं मनोरंजन नहीं कर पाता। मनोरंजन का सिद्धांत, मेरे जैसे मास्टर ऐसे होते हैं, केवल पढ़ाते रहते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो मनोरंजन का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है टीचिंग में। आप बच्चों को बीच बीच में मनोरंजन करते रहें, कुछ कुछ चुटकुले सुना दिया करें, कुछ कुछ कहानियाँ सुना दिया करें। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाने भी सुना देते हैं। तो मनोरंजन इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है, जब मान लीजिए कोई टॉपिक चल रहा होता है, तो पढ़ते पढ़ते 10 मिनट में वो व्यक्ति उसी में एक रास्ता आ जाती है, मोनोटोनी टाइप का आ जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए आप मनोरंजन कर दीजिए, थोड़ा किसी को कुछ भी बोल दीजिए, हंसने लगेगा, कभी देश का मुद्दा कुछ डाल दीजिए, वो उसमें इंगेज हो जाएगा। तो मनोरंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मनोरंजन के टीचिंग चल नहीं पाती है। तो मनोरंजन का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है, मतलब इंटरटेनमेंट होना इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मनोरंजन के सिद्धांत के बाद आता है कि पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत, यानी
पुनरावृत्ति मीन्स कि प्रैक्टिस बार बार करवाना। पुनरावृत्ति ये आप लोग देखते होंगे, एवं अभ्यास ये जनरली छोटी क्लासेस में यूज होता है। प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करवाना। छोटी क्लासेस में आप क्या करते हैं, कोई भी सवाल को, किसी भी चीज़ को बार बार आप याद करवाते हैं, रटवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इसमें और कौन सा, रचनात्मकता हो सकता है। अब उसी तरह के प्रिंसिपल हैं, पर कुछ कुछ ये आप देखते हो कि मन से संबंधित है, मन से। रचनात्मकता, रचनात्मकता का सिद्धांत, बच्चों के मन को समझें और उनके अंदर क्या क्रिएटिविटी है उस चीज़ को उभारें। कोई बच्चा होता है, आप देखते होंगे 8th 9th 10th में ये रहता है, वो मिसाइल बनाना शुरू कर देता है, मॉडल बनाना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसकी रचनात्मकता का हमें ज्ञान या फिर बोध हो जाता है। फिर रचनात्मकता के सिद्धांत के बाद इसमें आते हैं कि सहानुभूति और सहयोग, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहानुभूति एवं सहयोग, ये कैसे? तो सहानुभूति और सहयोग में क्या होता है कि सिंपैथी डेवलप करना, बच्चों के अंदर सिंपैथी को डेवलप करना क्या है, ये टीचिंग का मेन प्रिंसिपल है। चाहे बच्चा हो चाहे टीचर, अगर सिंपैथी आपके अंदर नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई बालक है, आप उसको मैथमेटिक्स का इक्वेशन बता रहे हैं, सवाल बता रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, और आप पढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरह पढ़ाए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके सहानुभूति, उसके मनोदशा को समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको सहानुभूति के अंतर्गत ये करना होगा कि उसके मन की स्थिति को समझना पड़ेगा। हाँ भाई, वो किस फेज पे, वो किस स्थिति से गुजर रहा है, तो हमको ऐसा फील करना होगा कि मैं ही वो फील कर रहा हूँ, मैं ही वो फील कर रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तब आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो सहानुभूति बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, अपने साथ भी। इसी तरह टीचर के भी केस में है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, बेचारा बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है, आप वहाँ पर क्या करें, मस्ती कर रहे हैं, तो ये आपको भी समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि हम उनके साथ सहानुभूति रखें कि भाई हम भी कल को यहाँ अगर आए, इस स्टेज पे आए, तो ये समझना पड़ेगा कि क्या समस्याएं आती हैं और कैसे हमको समझाना है। तो वहाँ फिर मस्ती मत करिए, आप पढ़िए, ठीक है। सहानुभूति और सहयोग दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, सहयोग करिए। 7वें नंबर का मनोवैज्ञानिक अगर सिद्धांत की बात करें तो इसमें क्या आता है कि प्रबलन, प्रबलन इंपॉर्टेंट इसलिए है, रेनफोर्सिंग, कि उसमें क्या होता है, मान लीजिए बच्चे को से हम सवाल पूछ रहे हैं, आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं और आप उसका जवाब दे जा रहे हैं, तो हम आपको क्या करेंगे, रिवार्ड देंगे, प्राइजेस देंगे, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। और आपसे अगर नहीं बनता है तो हम आपको दंड देंगे, डांटेंगे, बोलेंगे कि होमवर्क करके लाओ, 5 बार लिख के आओ। तो ये क्या हुआ, रेनफोर्सिंग हो गया, प्रबलन हुआ, मतलब बल दे के काम करवाया जा रहा है। तो ये कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए, आज प्रबलन हम लोग देखते हैं, अभी 10th और 12th का एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है, उसमें कितने 74-75% लोग पास हुए हैं। ये काफ़ी कम रिजल्ट माना जा रहा है। अभी अगर आप सीबीएसई का देखेंगे तो वहाँ पे 95, 99 इस तरह के रिजल्ट आते हैं। परसेंटेज की बात नहीं कर दो, पासिंग परसेंटेज इतना कम हो गया है। तो आजकल क्या हो गया, बच्चों को डांट कम मिलती है। डांट इसलिए मिलती है, कम मिलती है, सब लोग अपना मोबाइल में बिजी हैं। एक टीचर, पेरेंट्स भी अपने मोबाइल में बिजी हैं, बच्चे भी अपने मोबाइल में बिजी हैं, सारे के सारे लोग, टीचर भी अपने मोबाइल में बिजी हैं, तो डांटते कम हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत कमज़ोर आता है। तो डांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रबलन इसी को कहते हैं, रेनफोर्सिंग, रेनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डांटेंगे नहीं, जब तक आप उसको रिवार्ड नहीं देंगे, तो वो सीखेगा नहीं। 7वें नंबर की प्रिंसिपल ये था। फिर अगले हम उसमें बात करते हैं, एक दो और, इंद्रियों को प्रशिक्षण करना। इंद्रिय प्रशिक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, हमने पहले ही पढ़ा था मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में, कि आप आँख, नाक, कान,
अपने भाव, अपने मन, इनको ट्रीट करते रहिए कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग देखते होंगे हर इंसान का इंद्रिय क्या होता है, अनकंट्रोल होता है। उसको भी बहुत कुछ करने का मन होता है कि हाँ, अगर मान लीजिए मस्ती करना है, 4 लोग बैठे हैं हमारे घर के, वहाँ पर मस्ती करना है, पर नहीं करते हैं। क्यों? इंद्रिय को कंट्रोल करते हैं। क्लास में सारे बच्चों का मन होता है कि यार टीचर को चाक मारा जाए, लेकिन नहीं करते हैं कुछ बच्चे। क्यों नहीं करते हैं? वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और वही अच्छा है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते होंगे जो ये साधु महात्मा संत होते हैं, जो रियल होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो किसी काम के नहीं होते हैं। तो जो साधु महात्मा लोग होते हैं ना, वो क्यों महान है? उनके अंदर क्यों अध्यात्म में भरा हुआ है? क्यों वो सारी चीज़ों को आभास कर लेते हैं? क्योंकि वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर चुके हैं। जो सांसारिक सुख मोह है ना, उसमें कंट्रोल करना वो सीख गए हैं। तो इंद्रिय प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, बच्चों को ये सिखाना कि आप ऑर्गन, सेंसेस, इनमें कंट्रोल करें। इंद्रिय पता है ना आपको, आँख नाक कान, ये सब हमारी इंद्रियां होती हैं। फिर लास्ट में आपका आता है उपचारात्मक शिक्षण। लास्ट आप देख लीजिए, उपचारात्मक उपरात्मक शिक्षण का प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि आपको रेमीडियल चीजें की जाती है, डायग्नोस्टिक बोल जाए, डायग्नोस्टिक। इसमें क्या होता है कि आपकी कमियों को, पर्टिकुलर कमियां हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मैथ, साइंस, इंग्लिश, आर्ट और आपका कोई एक हिंदी सब्जेक्ट है, तो उसमें ये पता किया जाता है कि इसको, मान लीजिए किसी को मैथ में समस्या है, तो मैथ वाली समस्या को अलग से दूर किया जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई जाए। ये आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। और जिस किसी बच्चे को हिंदी पे दिक्कत है, तो हिंदी के लिए अलग से क्लासेस लगाए जाए, रिमीडियल क्लास या फिर डायग्नोस्टिक तरह की चीज़ें की जाए, जिससे उसको समझ में आए। तो इतनी बातें हमने किया है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बाद अब हम लोग मूव करते हैं जस्ट लर्निंग की तरफ कि आखिर लर्निंग क्या होता है। अभी हम लोगों ने टीचिंग खेला, टीचिंग की बात की, टीचिंग के प्रिंसिपल की बात की, टीचिंग के मैक्सिम्स की बात की, टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शन में अंतर हम लोगों ने समझा है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर लर्निंग क्या होता है, व्हाट इज लर्निंग। तो सबसे पहले लर्निंग जानने से पहले हम लोग को ये हम लोगों ने जान ही लिया है कि टीचिंग क्या है, टीचिंग का पूरा प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद लर्निंग से भी हमने इसको रिलेट ही कर दिया है कि टीचिंग और लर्निंग का संबंध क्या होता है। तो विदाउट टीचिंग लर्निंग हो सकती है क्या? यस और नो, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि लर्निंग विदाउट टीचिंग भी हो सकती है। ये इसकी खास बात है, ज़रूरी नहीं है टीचर हो, पर मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द चांसेस आपके टीचर का होना जरूरी हो जाता है, और टीचर इसमें रहता ही रहता है। तो लर्निंग क्या है? तो लर्निंग सबसे पहले ये एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या हो, नई नई स्किल्स का सीखना, नए कौशल का सीखना, नए नए ज्ञान को अधिग्रहण करते हैं। मीन्स ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरी बात इसकी क्या है कि न्यू स्किल्स का सीखना, न्यू स्किल प्लस नॉलेज का सीखना, अधिग्रहण कह लीजिए, एडॉप्ट करना। ये आपका क्या आता है लर्निंग के अंदर, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ये न्यू स्किल्स और न्यू नॉलेज का हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्टेशन करते हैं, अपने अंदर उन चीज़ों को सीखते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर इसकी बात की जाए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि किसकी है? लर्निंग जो प्रोसेस है ना, ये टीचिंग की सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये क्या है? अचीवमेंट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है? लर्निंग। हम पढ़ा ही क्यों रहे हैं, हम क्यों सिखा रहे हैं आपको? हम पढ़ा रहे हैं कि आप सीखें,
हम कुछ भी ज्ञान आपको अगर दे रहे हैं उसका मतलब ही, उसका मोटिव ही है कि आपको सिखाना, आपको लर्न करवाना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है टीचिंग के, शिक्षण के सबसे बड़ी उपलब्धि। अगला बात करेंगे कि और लर्निंग को हम किस तरह परिभाषित करते हैं। लर्निंग क्या हो सकता है, तो लर्निंग से हमारे अंदर क्या होता है, आपने कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया, उस सीखने से आप क्यों सीख रहे हैं, तो अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, यानी आपका क्या होगा, परफॉर्मेंस जो होगा ना इन्हेंस हो जाएगा। परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट के लिए आपके लिए ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप मान लीजिए कुछ दिन पहले मैथ के सवाल कर रहे हैं, आप छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को कर पा रहे थे, लेकिन बाद में आपने लर्न कर लिया, बड़े कॉन्सेप्ट को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस की क्षमता को बढ़ाना, ये आपका ये वाला पॉइंट है। फिर आप लर्निंग के बाद आते हैं कि और इसमें क्या हो सकता है, तो हम लोग व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो हमारा मेन उद्देश्य है टीचिंग का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, व्यवहार में परिवर्तन। कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन आप सीख रहे हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपको बिहेवियर में परिवर्तन करना, स्थायी परिवर्तन करना। बिहेवियर को चेंज करना, ये आपके अंतर्गत आता है लर्निंग का। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है कि लर्निंग क्या होती है। अगर आपसे अब पूछा जाए कि लर्निंग या फिर अधिगम क्या होता है, तो आप कुछ शब्दों में कह सकते हैं कि लर्निंग एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है जिसमें हम नए कौशल को सीखते हैं, नए ज्ञान का हम लोग अधिग्रहण करते हैं, और जिसके माध्यम से हम अपने कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और हम अपना स्थायी व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हैं। यह एक क्या है, परफॉर्मेंस है, यह एक टीचिंग का सबसे बड़ा ये अचीवमेंट है, ठीक है ना। तो आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि अगर लर्निंग आ गई तो 5 चीज़ें आपको याद रखना है, 5 पॉइंट में आपकी बातें हो जाना चाहिए कि परफॉर्मेंस को हम इन्हेंस करने के अपना लर्निंग दिखाना चाहते हैं, टीचिंग का जो ये अचीवमेंट है उसको हम फील करवाना चाहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बिहेवियर में परिवर्तन, हम सीख ही क्यों रहे हैं, हम अपने बिहेवियर में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम अपने जो उसको स्थायित्व देना चाहते हैं। बिहेवियर में परिवर्तन तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट हम लोग उसको स्टेबल करना चाहते हैं, स्थायी करना चाहते हैं कि भी हमारा परमानेंट हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि कुछ डिफिनीशन दी गई है लर्निंग से रिलेटेड, यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि लर्निंग के लिए कुछ डिफिनीशन दी गई हैं। अधिगम के लिए कुछ लोगों ने, कुछ शिक्षाविद ने कुछ डिफिनेशंस दिए हैं, उनकी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसने क्या कहा। तो 3 व्यक्तियों का इसमें प्रमुख नाम आता है, गेट्स, स्किनर और क्रो एंड क्रो। तो तीनों लोगों ने क्या क्या कहा, हम लोग उसको जान लेते हैं। यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। क्रो एंड क्रो, तो इन लोगों ने लर्निंग या फिर अधिगम के बारे में क्या क्या बात कही है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने ये कहा, अधिगम प्रगतिशील व्यवहार है। अधिगम एक प्रगतिशील व्यवहार है जिसमें क्या होता है, और यह अनुकूलन की प्रक्रिया है। इन्होंने ये कहा, अधिगम प्रगतिशील व्यवहार है, और क्या कहा इन्होंने, यह अनुकूलन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोग्रेसिव बिहेवियर, और यह एडॉप्शन की प्रक्रिया है, अनुकूलन, अपने आप को एडॉप्ट करने की। आप सीख जाएंगे और आप अपने आप को अनुकूलित कर लेंगे, यही ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। ये गेट्स ने कहा, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन
आ जाता है कई बार। फिर फिर उसके बाद स्किनर की बात करें कि साहब ने क्या कहा, तो स्किनर ने कहा कि गेट्स ने कहा, क्या कहा, अधिगम प्रगतिशील व्यवहार है और यह अनुकूलन की प्रक्रिया है। नहीं, इसको आप, ये स्किनर ने कहा, सॉरी, स्किनर ने ये कहा, गेट्स ने कुछ और कहा। गेट्स ने ये कहा कि अधिगम अनुभव के माध्यम से आता है। अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार का संशोधन है। क्या है अधिगम? जो है अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है, व्यवहार का संशोधन है। ये बात गेट्स ने कहा, ठीक है ना। सॉरी, वहां पे स्किनर ने कहा, क्या है, एक जैसे ही सबकी थ्योरी होती है, कोई अनुभव कहता है, कोई व्यवहार कहता है, तो व्यवहार सब में आता है। तो अधिगम प्रगतिशील व्यवहार है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा। गेट्स ने कहा अधिगम अनुभव के माध्यम से आता है और व्यवहार का ये संशोधन होता है। फिर उसके बाद आते हैं इसमें कि तीसरा कहा क्रो एंड क्रो ने कहा अधिगम में व्यवहार और ज्ञान क्या होता है, दृष्टिकोण का अधिग्रहण होता है। ये बहुत आपको छोटे छोटे पॉइंट, इसमें मेन चीज़ों को पकड़ लेना है। अनुकूलन, इसमें आपका अनुभव आपको पकड़ लेना है। क्रो एंड क्रो ने ये कहा अधिगम में व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण शामिल है। व्यवहार, ज्ञान, दृष्टिकोण, यानी कि का अधिग्रहण। हमने पहले ही बात किया है कि लर्निंग क्या होती है, तो हम लोगों ने व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण, इन तीनों का क्या हुआ, अधिग्रहण, एडाप्टेशन, मतलब हम उसको ग्रैब कर रहे हैं। व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण ही आपका क्रो एंड क्रो ने कहा। तो ये तीन आपको डिफिनीशन याद रखना है इन लोगों के हिसाब से लर्निंग की, ठीक है ना। उसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर लर्निंग का आपने डिफिनीशन देख लिया, लोगों ने क्या कहा, फिर लर्निंग सीखी किस तरह जाती है, लर्निंग के मेथड्स क्या है। लर्निंग मेथड की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग पहले से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। पहले किसी को अगर मालूम है तो बताते जाइए, लर्निंग मेथड्स क्या हो सकते हैं, लर्निंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो लर्निंग के मेथड आप बताइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड आता है लर्निंग का, वो आपका इमिटेशन आता है। इमिटेशन मीन्स अनुकरण करना। आप कैसे सीखते हैं, इमिटेशन, ये पहला आपका क्या है, अनुकरण मेथड है। दूसरे अगर बात, अनुकरण मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमको ज़रूरत नहीं। देख कर सीखना, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति कोई कुछ किसी भी काम में मास्टरी है, कोई व्यक्ति कार अगर बना रहा है तो उसको हम देख देख के सीखते हैं। मोबाइल चलाना सीखना है तो देख के सीखते हैं। कोई मैथमेटिकल थ्योरम प्रूव करना है तो उसको हम देख के सीखते हैं। कोई साइंस की थ्योरी अगर हमको एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग देख के ही सीखते हैं। तो देखने, पहला अनुकरण का लर्निंग मेथड में इमिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे शुरुआती चरण है। दूसरा क्या है, अवलोकन। अवलोकन मतलब हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सेम टू सेम इसी तरह इमिटेशन का अगला वो है, आप देखें और उस चीज़ को ध्यान से देखें और वो इस हिसाब से आप देखें कि उसको हमको सीखना है, तो आपका ऑब्जर्वेशन हो। दूसरी बात इसमें क्या हुआ, अनुभव।
अनुभव भाई बहुत कुछ सिखाता है, बिना अनुभव के आप लोग नहीं सीख सकते। एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत ज़रूरी है, अनुभव से ही आप लोग सीखते हैं। आप अपने जीवन में जैसे ही मान लीजिए 10 साल के थे, अब 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, आपके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी, परिपक्वता आती जाएगी समय के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए आप 10 साल के हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किसी को अगर मकान खरीदते हुए देख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि मकान क्यों खरीद रहा है। ज़मीन खरीदते हुए अगर आप देख रहे हैं तो आपको लगता होगा ये ज़मीन क्यों खरीद रहा है, किसी काम की नहीं, उसमें क्या खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, बाइक खरीद लीजिए, उसमें चढ़ के मज़े करेंगे। लेकिन अब जैसे ही टाइम बढ़ेगा, एक्सपीरियंस आपको साथ होगा, तो आपको पता है कि जीवन के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान जुटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे हमारा जीवन चलना है। इसलिए हमको मकान खरीदना पड़ता है, ज़मीन खरीदना पड़ता है। तो आपके एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें बदलती जाएंगी और आप सीखते चलेंगे। तो इमिटेशन, अनुकरण, अवलोकन, अनुभव। फिर और इसमें मेथड क्या हो सकते हैं, ये आप सब जानते हैं। इसको मैं एक बार धूल जो जमी है ना, आप उसको रिकॉल करिए और इसके इर्द गिर्द चीज़ें समझते जाएंगे। आप ये कभी मत भूलिएगा कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो और हम अपने आप को एक व्यवस्थित नागरिक कह सकें, व्यवस्थित टीचर या फिर आपका छात्र कह सकें। शिक्षण, लर्निंग के मेथड और क्या हो सकते हैं, शिक्षण जो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। टीचिंग से आप सीख सकते हैं, उसमें होगा कौन, शिक्षण में, शिक्षण को ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। टीचिंग यानी टीचर जो हमको सिखाता है। निर्देश या फिर इंस्ट्रक्शन, या इस इंस्ट्रक्शन से भी तो हम लोग सीखते हैं ना। हम लोगों ने इन सब का अलग अलग वो पढ़ लिया था कि टीचिंग, आपका इंस्ट्रक्शन और आपका लर्निंग में क्या क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इमिटेशन, अवलोकन, अनुभव, शिक्षण, निर्देश, ये सब क्या है, टीचिंग के मेथड हैं। और क्या क्या हो सकते हैं, हाँ हिट वो ट्रायल विधि, ट्रायल एंड इरर, यानी ट्रायल एंड इरर को क्या कहते हैं यार, ट्रायल एंड इरर यानी कि परीक्षण और त्रुटि। क्या कहेंगे, परीक्षण और त्रुटि। त्रुटि, परीक्षण और त्रुटि से हम लोग लर्निंग अधिगम को सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग मेथड में आते हैं। इसको क्या हिंदी में कहेंगे, अधिगम विधियां। परीक्षण और त्रुटि कैसे होता है, एक काम को हम लोग करते हैं, मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरी तरह से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या करना है, आप पढ़ा रहे हैं, यू आर टीचिंग, और सामने आपके स्टूडेंट है, आपने एक बार पढ़ाया, लिख लिख के पूरा का पूरा उसको बच्चों को पढ़ाया, लेकिन वो बच्चों को समझ में नहीं आता। फिर आप क्या करेंगे कि आप हेडिंग हेडिंग लिखेंगे और पढ़ाने पे जोर ज़्यादा देंगे, लिखने पे कम देंगे। वो आपका क्या होगा, कुछ हद तक शायद कारगर साबित हो। जब कारगर साबित हुआ तो आप उस तरह पढ़ाएंगे, और मान लीजिए वो भी कारगर साबित नहीं हुआ तो फिर तीसरी मेथड आप यूज करेंगे। आप एक पीपीटी तैयार करेंगे, उसमें डायग्राम ऐड करेंगे, मॉडल्स ऐड करेंगे, वो शायद समझ में आ गया। तो आप कर क्या रहे हैं, आप इरर परीक्षण और त्रुटि को बार बार, आपसे त्रुटि हो जा रही है उसका परीक्षण करें, ट्रायल कर रहे हैं बार बार, और वो चीज़ों को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परीक्षण और त्रुटि मेथड हो गया। परीक्षण और त्रुटि मेथड के बाद रिफ्लेक्शन आता है। परावर्तन, इसमें क्या सीखने की मेथड है कि आप बच्चों से क्या करें, क्वेश्चन आंसर पूछें, आप उनसे जवाब पूछें, और आप खुद उनसे अगर वो आपसे अगर पूछे तो परावर्तित चीज़ें करें। मतलब कि जीवन से सीखना कुल मिला के कहलाता है।
परावर्तन विधि में कि आप जीवन के साथ और कुछ उस कॉन्सेप्ट के साथ आप रिफ्लेक्ट करिए, उस चीज़ को आप देखिए, समझिए और उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन या फिर लर्निंग के मेथड। तो इतनी बातें आपको क्लियर है। मान लीजिए आप आपके उसमें एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या आ जाता है, क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आ जाता है कि जो लर्निंग के मेथड्स हैं ना, तो इनको आप लोग करिए। तो सबसे पहले आप अगर इमिटेशन आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले यही बात है ना, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, तब तो आप अवलोकन करेंगे, उसके बाद फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे, लास्ट टीचिंग करेंगे। तो इनको आप, इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इनका क्रम हो जाता है। अब थोड़े से हम लोग बात कर लेते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, या फिर स्टेप्स ऑफ लर्निंग क्या क्या होती हैं, तो उसकी बात करते हैं। फिर हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बात करेंगे। तो थोड़ा सा स्टेप्स ऑफ लर्निंग की बात कर लेते हैं। टाइम 46, ठीक है। छोटा टॉपिक एक है, इसमें हम लर्निंग की बुनियादी शर्तों की बात कर लेते हैं। हम लोग कल बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे कल? लर्निंग की विशेषताएं, लर्निंग का प्रिंसिपल्स की कल बात हम लोग करेंगे। अभी हम लोग लर्निंग की बुनियादी शर्तें क्या होती है, लर्निंग सीखने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। तो बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। बुनियादी शर्तें क्या है सीखने की? तो बुनियादी शर्तों में आपको ये होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर सीखना है आपको तो कुछ कुछ सन्निहिता, अभ्यास, उसके बाद आपका आता है सुदृढ़ीकरण, फिर आपका एक लास्ट आता है आपका ये तीन चीजें आपको जरूरी है। सन्निहिता, यानी कि सन्निहिता मतलब कॉन्जिटिविटी, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, और आपका सुदृढ़ीकरण मतलब रेनफोर्सिंग। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, सन्निहिता मतलब कि आप और लर्नर और टीचर क्या होते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, उन दूसरों दोनों में परस्पर संबंध होता है, और वो एक के बिना दूसरे का सीखना जरूरी मतलब कम इनकम्प्लीट रहता है, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट रहता है। तो उसमें लगना पड़ता है, दोनों लोगों को लगना पड़ता है, वो आपका क्या कहलाता है। फिर अभ्यास में क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें और कुछ आप ऐड कर सकते हैं, डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। विदाउट अनुशासन आप लर्निंग की प्रोसेस में इतने सक्षम नहीं होंगे। तो सन्निहिता, अभ्यास, डिसिप्लिन, सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्सिंग मतलब अपने आप को कहीं कभी न कहीं कहीं बल देना पड़ेगा। बल यानी कि आपको अपने आप को, चाहे टीचर है आप, तो बच्चों को सिखाने के लिए थोड़ा सा उसमें आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तभी आपको वो लर्निंग की प्रोसेस पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और डिफरेंसेस, भेदभाव रहित होना चाहिए लर्निंग हमेशा। डिफरेंसेस, नो डिफरेंसेस मतलब भेदभाव रहित होना चाहिए, भेदभाव रहित। इससे क्या होता है कि आप किसी को अगर सिखा रहे हैं तो आपको
भेदभाव रहित सिखाना है। कोई अगर सीख रहे हैं तो भेदभाव अलग अलग तरीके से भेदभाव हो सकते हैं। आप किसी को अच्छे से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, किसी बच्चे को अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं, तो ये भेदभाव आपको नहीं करना है। और आपको कॉन्सेप्ट के साथ भेदभाव नहीं करना है। कई बार मान लीजिए आपको न्यूटन का लॉ समझाना है, न्यूटन्स के नियम को समझाना है, तो आप लोग अलग अलग तरीके से समझाएंगे बच्चों को, लेकिन जो उसका मूल है, जो उसका मेन चीज़ है, उसको आप रियल वे में बताएं। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस ऑफ लर्निंग, इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। आप लोग को पंक्चुअलिटी भी हो सकता है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन जरूरी है, टाइम बाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। तो मतलब लर्निंग की जो जो विशेषताएं हैं, लर्निंग के जो जो कंडीशन है, उनको इसमें आपको फॉलो करवाना पड़ेगा। बुनियादी शर्तों के अंतर्गत ये आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं लास्ट में कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग इस कहाँ से शुरू किए थे? सबसे पहले स्टार्ट किए थे टीचिंग से। टीचिंग में टीचिंग के हम लोगों ने प्रिंसिपल देखा था। 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग देखा था, जिसमें जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल आपके आते हैं। जनरल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बाद हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल्स की बात की थी, जिसमें प्रेरणा की बात की थी, गतिविधि की बात की थी, रुचि की बात की थी, चयन का सिद्धांत क्या होता है उसकी बात की थी, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति क्या होती है उसकी भी हम लोगों ने चर्चा किया, योजना का सिद्धांत क्या है वो देखा, विभाजन का सिद्धांत क्या है, व्यवहारिकता क्या है, सृजनात्मकता क्या है, ये हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल में देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आखिर मनोवैज्ञानिक टीचिंग, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मतलब उसके बच्चों को मन को समझना, टीचर के मन को समझना, अपने इसमें भी मोटिवेशन और इंटरेस्ट का सिद्धांत आता है, इंटरटेनमेंट का सिद्धांत आता है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत आता है, सहानुभूत सिंपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपैथी का सिद्धांत आपका आ गया। रेनफोर्सिंग, रेनफोर्सिंग अगेन इंपॉर्टेंट है। इसमें मनोवैज्ञानिक, किसी बच्चे को दंड दे के सिखाया जा सकता है, किसी बच्चे को रिवार्ड दे के सिखाया जा सकता है। तो हम लोगों ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंद्रिय प्रशिक्षण, उपचारात्मकता। फिर धीरे से आए थे लर्निंग। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले स्लाइड को आपको बहुत अच्छे से नोट करना है और आपको जानना है। तो लर्निंग क्या है, हम लोगों ने बात किया था, लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच वी अडॉप्ट न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज। फिर ये एक क्या है, टीचिंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद इसमें और ये है कि हम अपने दिन में दिन हम लोग अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उसी को लर्निंग कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट है कि बिहेवियर में परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं बिहेवियर में, और हम लोग इसलिए लर्निंग कहते हैं। अधिगम, अधिगम जब हुआ तो अधिगम के कुछ मेथड हो सकते हैं, लर्निंग किस तरह से हम लोग सीख सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। डिफिनीशन हम लोगों ने देखा था गेट्स, स्किनर और क्रो एंड क्रो। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर गेट्स की बात करेंगे तो गेट्स साहब ने ये कहा था, इनमें आपको ये इन कुछ टर्म को आपको अंडरलाइन कर लेना है, अनुभव और व्यवहार को कर लेना है। स्किनर में अगर बात करेंगे तो ये तीनों चीजों को, प्रगतिशील व्यवहार, अनुकूलन और की प्रक्रिया, इसको करेंगे। क्रो एंड क्रो की अगर बात करेंगे तो इन व्यवहार, ज्ञान, दृष्टिकोण का अधिग्रहण कहलाता है। मुझे सबसे अच्छा क्रो एंड क्रो का डिफिनीशन लगा, हम लोगों ने लर्निंग में देखा, व्यवहार, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण ही क्या कहलाता है, आपका लर्निंग पूरे के पूरे प्रोसेस कहलाते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट में है लर्निंग मेथड्स की। लर्निंग के आखिर मेथड्स क्या क्या है, शिक्षण की विधियाँ, अधिगम की विधियाँ क्या क्या है। तो इमिटेशन सबसे पहला हम लोगों ने देखा। इमिटेशन उसमें क्या होता है, इमिटेशन मतलब अनुकरण यानी नकल करना, देखकर सीखना, देखकर सीखना, इसकी भी बात किया था हम लोगों ने। अवलोकन वही ऑब्जर्वेशन की करना। फिर अनुभव, एक्सपीरियंस से हम किस तरह से हम लोग जीवन में अपने सीखते हैं। हम लोग का डे टू डे लाइफ के आवर्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हम लोग का समय बीतता जा रहा है,
और हम लोग एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हैं। शिक्षण क्या है, टीचिंग से क्या लर्निंग होती है, टीचिंग के ही द्वारा ही मेन लर्निंग हम लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ द 80% प्लस टीचर होता है। वो टीचर किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो आपके माता पिता हों, चाहे वो समाज के कुछ बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो आपका प्रकृति हो। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रकृति से बड़ा कोई टीचर होता नहीं है। क्या है, नेचर इज टीचर। ये मैं मानता हूँ कि प्रकृति से बड़ा कोई टीचर होता नहीं है, और वही हम लोगों को सिखा रहा है। नेचर ही हम लोग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, वहीं से हम लोग सीख रहे हैं। फिर उसके बाद परीक्षण और हिट एंड मतलब ट्रायल और एरर विधि को देखा है, मेथड को देखा है। इसमें ये होता है कि आप करते जाएंगे, विकल्पों को खोज करते जाएंगे, जिसमें आपका परिणाम सही आता जाएगा, वो टीचर लर्निंग की मेथड से। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ये सब कुछ का ज्ञान का परिवर्तन इसमें संभव है सीखने के लिए। मतलब जैसा आप करेंगे वैसा आपका रिफ्लेक्शन होगा। यानी आप अगर लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप समाज में कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, उससे सीखने को आप कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। फिर उसके बाद आखिरी में हम लोगों ने बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग क्या है, बुनियादी शर्तें क्या है। तो अभ्यास का होना जरूरी है, सन्निहितता का, लगन का होना जरूरी है, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट का होना जरूरी है, ये कॉन्जिटिविटी हो गई। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण के द्वारा ही किया जाता है, लर्निंग प्रोसेस को पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है। तो इतनी बातें क्लियर है आपको। ये आपका लर्निंग का कुछ मेथड हो गया। फिलहाल हम लोग बात यहीं पे अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलेंगे, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, लर्निंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, और स्टेप्स ऑफ लर्निंग को हम लोग वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। धीरे धीरे टीचिंग से अब हम लोग लर्निंग में शिफ्ट होते हैं। लर्निंग के शिफ्ट होने के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा, इवेल्युएशन सिस्टम हो जाएगा। इवेल्युएशन के बाद फिर आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा कि कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे मूक हो गया, आपका स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया। ये सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना होगा और इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन वीडियो को देखते रहिए और आप अपना रिस्पांस ज़रूर दिया करिए, और शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिए। जो मैंने पॉइंट लिखा है इनको आप बनाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहीं पर एंड करते हैं क्लास को। जय हिंद, जय भारत।